नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। उससे पहले लेकिन दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले लोग खरीद फरीद करके बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, ये जनता विरोधी सरकार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत छोड़ो मणिपुर जोड़ो। राहुल गांधी के वीडियो ने मचाई धूम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एनसीपी के बाद दोस्तों आपको बता दें शिंदे गुट में भयंकर दरार। उद्धव ठाकरे बोले अब शिंदे गुट के 8 से 10 विधायक होंगे हमारी पार्टी में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शरद पवार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचारियों को पनाह देती है बीजेपी, जिनको भ्रष्टाचारी कहती है दूसरे दिन उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल भी कर लेती है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले 2024 में 80 सीटें हराएंगे, यूपी में 80 सीटें जीत कर लाएंगे हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में सत्ता से केंद्र को मोदी को कर देंगे बाहर। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे हैं लालू प्रसाद यादव। वहीं पर दोस्तों तबरेज अंसारी जिसकी मॉब लिंचिंग की गई थी दोस्तों, जिनको खंबे से बांधकर पीटा गया था, उसके 10 आरोपियों को 10 साल की सजा दी गई है। बताएंगे क्या कुछ ये मामला था। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली से हटाए गए शरद पवार के पोस्टर, तो जमकर हुआ हंगामा। कार्यकर्ता बोले गद्दार ने गद्दारी की है। जी हां, अजित पवार को गद्दार करार दे दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीएमसी ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में बीजेपी यही कर रही है, सरकारें गिराकर सरकार बनाने का काम जनता उठाकर बाहर फेंकेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यूसीसी पर राजनीति कर रही है बीजेपी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल नफरत छोड़ो मणिपुर जोड़ो। आपको बता दें राहुल गांधी ने अपना 6 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी के इस छोटे से वीडियो में लगभग 1 से 1.5 मिनट का होगा। इस वीडियो में काफी कुछ बताया गया। राहुल गांधी ने मणिपुर की परेशानियां भी बताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो नफरत फैलाई गई है उस नफरत को खत्म करना है। आपको बता दें राहुल गांधी का एनिमेटेड वीडियो भी डाला गया है, जिसमें राहुल गांधी शाहरुख खान की मोहब्बतों की तरह बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने नफरत फैला रखी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का तो काम ही यह है लोगों में नफरत फैलाना, वह नफरत की राजनीति करती है। लेकिन मणिपुर के हालात देख के उनको रोना आ गया। राहुल ने कहा कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं काफी परेशान थी, जिन लोगों की हेल्प हमें करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग भी हेल्प करने से पीछे हटते हैं उसका साफ मतलब है कि वो मणिपुर का भला नहीं चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को चाहिए आज वो मणिपुर में के लोग जो परेशान हैं उनकी जाकर परेशानियां सुनकर उनको दूर किया जाए। आपको बता दें राहुल से जो मदद हो रही है वो राहुल यहीं पर रहकर कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में बताया कि कैसे जब वो मणिपुर पहुंचे थे तो उनको पुलिस ने भी रोका, उनके सामने कई अड़चने भी आई, लेकिन उसके बाद भी वो मणिपुर के लोगों से मिले। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया था बीजेपी ने। लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों, और मणिपुर के स्कूल वगैरह सब बंद पड़े हैं। ऐसे में मणिपुर के सीएम का इस्तीफा आज तक नहीं लिया गया। इससे हैरानगी की और शर्म की बात क्या होगी कि मणिपुर का सीएम अभी तक अपनी पद पर बना हुआ है और बहाने बनाने को बीजेपी खुद ही इस्तीफा दिलाती है। उनके लोग हंगामा करते हैं और ये कह दिया जाता है कि यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि ये इस्तीफा दे यहाँ का सीएम। आप समझिए खुद के कार्यकर्ताओं को खड़ा कराकर ये बता दिया जाता है कि ये मणिपुर की जनता है। अरे भाई जनता क्यों आप लोगों की वो कहेगी कि सीएम को मत हटाओ, उसने तो मणिपुर ही जलवा दिया पूरा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एनसीपी के बाद पड़ी एकनाथ शिंदे के गुट में दोस्तों दरार। उद्धव ठाकरे बोले 8 से 10 विधायक वापसी करेंगे शिवसेना में।
दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पहले शिवसेना को तोड़ा गया और उसके बाद जो है यहाँ पर शिवसेना के बाद एनसीपी को भी तोड़ लिया गया। अब आपको बताते चले एक जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत जल्दी देखते जाइए क्या होगा, बीजेपी भले ही एनसीपी को अंदर कर ले, एनसीपी के नेताओं को, लेकिन शरद पवार बहुत मजबूत इंसान है, वो उनके सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि फिलहाल एनसीपी के आने के बाद शरद पवार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब एकनाथ शिंदे कभी भी सत्ता कुर्सी से हटाए जा सकते हैं और इस चीज की उन्हें परेशानी भी है। आपको बता दें दोस्तों, एनसीपी के नेताओं के शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अब बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे का पूरा यूज कर चुकी है बीजेपी और अब एकनाथ शिंदे को वो 70 सीट से भी हटा देगी सीएम की। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सबसे बड़ा खेल भी समझ लीजिए। सब जानते हैं कि अभी एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे में पता चल गया कि एकनाथ शिंदे का कोई भी वो नहीं है, मजबूती से कोई उन्हें चाहता नहीं है, ना उन्हें पसंद करता है। क्योंकि ये सर्वे जो कराया गया था ये महाराष्ट्र के होने वाले अपकमिंग चुनाव के लिए कराया गया था, जो लगभग होंगे चुनाव, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया कि शिंदे की कोई पकड़ नहीं है दोस्तों। और फिर से यहाँ पर महाराष्ट्र में एमवीए की ही सरकार आ रही है, यानी कि महाआघाड़ी की। ऐसे में दोस्तों बीजेपी परेशान है, बीजेपी को टेंशन हो रही है कि आखिरकार अब क्या होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेर लिया और कहा कि बहुत जल्दी अब बीजेपी की यहाँ से विदाई होने वाली है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अब आप समझिए बीजेपी किस किस को टिकट देगी जब चुनाव करीब आएंगे तो। और कर्नाटक की तरह ही एक के बाद एक लोग बीजेपी को पार्टी से दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे। अगर बीजेपी दोस्तों शिवसेना के नेताओं को टिकट देती है जो बीजेपी में शामिल हुए शिवसेना के, तो बीजेपी के खुद के नेता नाराज हो जाएंगे, उन्हें टिकट मिल गया तो जो है एकनाथ शिंदे के गुट को। अगर एनसीपी गुट वाले जो कि एनसीपी के अजीत पवार के गुट के लोग हैं उन्हें टिकट दिया तो भी दोस्तों एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गुट के लोग नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी चारों तरफ से घिर जाएगी चुनाव के वक्त। अभी तो वो सबको अपनी पार्टी में भर लेती है, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो एक के बाद एक लोग विधायक पार्टी को छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली से हटाए गए शरद पवार के फोटो तो भड़क गई शरद पवार की बेटी सुप्रिया शिंदे। शरद पवार बोले फिर से पार्टी को खड़ा करके दिखाएंगे हम। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी और वित्तीय टुच्ची हरकतों पर उतर आई है कि उसने शरद पवार के फोटो तक हटवा दिए दिल्ली से। और यही नहीं दोस्तों, शरद पवार का फोटो कौन यूज कर रहा है? वो गद्दार दोस्तों अजीत पवार, जिसने अभी शरद पवार का भतीजा, जिसने अभी शरद पवार को धोखा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, अजीत पवार जो है वो शरद पवार का अभी भी फोटो यूज कर रहा है, जिसके ऊपर शरद पवार ने कहा था कि मेरे मरते दम तक मेरे फोटो पर सिर्फ मेरा ही अधिकार रहेगा, मेरा फोटो कोई यूज नहीं कर सकता है। आपको बताता चलो दोस्तों, भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार को कल नसीहत भी दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अब उनके बस की राजनीति है नहीं, वो 83 साल के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों उसी के ऊपर उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और अजीत पवार से कहा था कि मुझे चाहे जो भी बोल लो लेकिन मेरे बाप पर मत जाना। और जाहिर सी बात है दोस्तों, उम्र वगैरह कुछ नहीं होती है। अगर ऐसा सोचते तो अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में घर बैठ गए होते, एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी होती, लेकिन वो आज भी एक्टिंग कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जो कि 1 साल बड़े हैं शरद पवार से, 84 साल के हैं वो, उन्होंने भी राजनीति छोड़ दी होती। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है। लेकिन शरद पवार के पोस्टर हटाने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है, जहां पर अब ये लड़ाई है कि आखिरकार एनसीपी किसकी है। हालांकि हम आपको बता दें अजीत पवार के पास प्रॉपर आंकड़े नहीं है, यानी कि उनके पास समर्थक लायक आंकड़े नहीं है। लगभग 35 से 36 नेता होना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है। बताया जा रहा है उनके पास 30 एक विधायक है, 30 या 31, जो कि दोस्तों आंकड़े से काफी कम है, 4 या 5-6 विधायक कम है। तो ऐसे में उनका सपना अधूरा रह सकता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पहली बार दोस्तों मॉब लिंचिंग केस में 10 आरोपियों को मिली सजा। आज तबरेज अंसारी को थोड़ा सुकून मिला होगा, उसकी आत्मा को और उसके शायद परिवार को भी दोस्तों। हालांकि ये कब तक जेल में रहते हैं, क्या बीजेपी ने बाहर निकालती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग हो या कुछ भी दोस्तों, जब बात ऐसे लोगों की आती है जो बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं और खास करके हिंदू भाई होते हैं, तो बीजेपी पहले उन्हें बचा लेती है। जैसे आपको याद होगा बिल्किस बानो के रेपिस्ट, वो आराम से बाहर घूम रहा है।
अब दोस्तों आपको बता दें, जो तबरेज अंसारी थे जिनको खंबे से बांधकर मारा गया था और उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब इन 10 आरोपियों को दोस्तों कल आपको बता दें झारखंड के कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा में आपको बताते चले इनके ऊपर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना, और जो है यहाँ पर दोस्तों 10 साल की सजा सुनाई गई है आरोपियों को। 10 आरोपी है, 10 ही को आरोपी बनाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है और 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि ये अगले जो या सजा इन्हें मिली है, आगे जाकर ये अपील कर सकते हैं बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, इन लोगों को अभी तो सजा मिल गई है, लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बाहर भी निकाल लेती है जिन लोगों को बीजेपी को बचाना होता है। सवाल वही है दोस्तों, जवाब शायद मेरे और आपके पास, दोनों के पास है कि आज हमारे देश में आरोपियों को सजा बहुत कमी से मिल पाती है, क्योंकि ज्यादातर आरोपी तो बीजेपी के नेता निकलते हैं। अब जब उनको सजा देने की बात आती है तो बीजेपी पहले ही कूद जाती है उन्हें बचाने के लिए, और यही कारण है जो अब इस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। फिलहाल अब देखना यह भी है कि आखिरकार ये लोग बच पाएंगे या नहीं दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो इन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कर ले जितनी भी करना है ईडी सीबीआई की कार्रवाई, और 2-4 घोटालों में हमारा नाम डाल दे, डरने वाले नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ही है, मोदी को केंद्र से उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव बहुत दिन बाद अपने दफ्तर पहुंचे आरजेडी के, जहां पर जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को केंद्र से बाहर निकालकर फेंक देंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फिलहाल हम मेरे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर डरना होता तो हम बहुत साल पहले ही डर गए होते, जब बीजेपी ने हमें कई बार ऑफर दिया था पार्टी में शामिल होने को, लेकिन हम कभी नहीं हुए। आपको बता दोस्तों, माना जाता है लालू प्रसाद यादव की जो एक राजनीतिक कैरियर रहा है वो हमेशा मोदी के अगेंस्ट ही रहा है। उन्होंने कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, और यही कारण रहा जो लालू प्रसाद यादव पर लोग आज भी भरोसा करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें, चाहे कितनी कोशिश कर ले ये लोग, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, और ना ही हम सीबी और ईडी से डरेंगे। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सवाल दोस्तों मेरा वही है, सेम टू सेम है कि लालू प्रसाद यादव हो या तमाम विपक्ष के नेता, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के शिकंजे कसे जा रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है। भले ही बीजेपी कोशिश करती रहे, लेकिन मुझे एक बात का तो यकीन है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के परखच्चे उड़ चुके हैं, खास करके तब जब विपक्ष की एकता की बैठक हुई है। उसके बाद से तो बीजेपी सन्नाटे में है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, टीएमसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बनर्जी बोली एक के बाद एक बीजेपी गिरा रही है लोगों की सरकारें, देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रही है, और उसके हिसाब से सरकार गिराकर सरकार बनाना ही सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग डरते नहीं है उनको ईडी और सीबीआई भेजकर डरवाकर अपने पाले में कर लेती है विधायकों को बीजेपी, और जो लोग ईडी सीबीआई से नहीं डरते तो उनको पैसों का और पद का लालच देकर अपने अंडर कर लेती है, और जो इससे भी नहीं डरते तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें जेल में डलवा देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, खैर जेल में डलवाने वाली बात तो हमें भी पता है, क्योंकि अभी कितने दिन से दोस्तों आपने देख रखा है कि मनीष सिसोदिया को पुलिस ने जेल में डाल रखा है, शराब घोटाले के अंदर उन पे आरोप लगे ईडी ने। यही नहीं दोस्तों, नवाब मलिक जिन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोली थी और कई बार हमला बोला था, तो अब उनके ऊपर भी वो भी कहीं ना कहीं, नवाब मलिक को भी एक साल होने वाला है लगभग जेल में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दोस्तों उन सब लोगों से बदला लेती है जो बीजेपी के खिलाफ या अगेंस्ट हैं। ऐसे में आपको बताते चले, बड़े बड़े नेता जो कि राजनीति में हैं वो बीजेपी की इस टुच्ची राजनीति से वाकिफ हैं। टुच्ची इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको दोस्तों सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति दोस्तों कहीं से भी सही नहीं है, और जो इस राजनीति को सही कहता है वो खुद सबसे बड़ा गलत है।
क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है देश में, किस तरीके से वो सत्ता में आई और कैसे अपनी सरकार चला रही है। मनमोहन सिंह साहब पर इल्जाम लगाकर या फिर यूं कहकर कि मनमोहन सिंह साहब ने देश को बर्बादा किया है, गरीबी महंगाई बढ़ाई है। आप सबने देख लिया कि आखिरकार कौन है वो सबसे बड़ा चीटर जिसने देश में महंगाई बढ़ाई, वो है प्रधानमंत्री। क्योंकि हमारे देश में आज 10 गुना महंगाई बढ़ गई है मनमोहन सिंह साहब के मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका। गुजरात में आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के 5 जो विधायक है दोस्तों वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो है शक्ति सिंह गोयल ने सेंध लगा दी है, और खास करके आम आदमी पार्टी में। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जो है वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका गुजरात में लग गया है। एक के बाद एक जो है कांग्रेस तमाम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ले रही है। और यही नहीं दोस्तों, जब सरकार बनानी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी से पीछे नहीं रह रही है। उसको पता है कि अब राजनीति क्या हो गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस के सामने टिक नहीं पा रही है बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए। यहाँ पर साफ कहा शक्ति सिंह गोयल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का फायदा कराया था। चुनाव के वक्त आपको बता दें दोस्तों, माना जाता है कि जो कांग्रेस के वोटर थे वो आम आदमी पार्टी में तब्दील हो गए, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आप राजनीति करते हो तो राजनीति का स्तर कम से कम इतना रखना चाहिए। केजरीवाल हर जगह पहुंच जाते हैं बीजेपी का काम आसान करने। सब लोग ओवैसी से तो कहते हैं दोस्तों, लेकिन केजरीवाल भी वही करते हैं जो ओवैसी कर रहा है। हालांकि हम मानते हैं दोस्तों कि राजनीति है ये और सबको अपना हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन कम से कम उन जगहों को छोड़ देना चाहिए जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता है। इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि कम से कम दोस्तों जो वोट शेयर परसेंटेज है वो कम से कम घटना नहीं चाहिए। और ये आप भी समझते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति तो खैर हमने देख ही ली है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन देश की राजनीति में दोस्तों अब उसका स्कोप बचा नहीं है, वो धीरे धीरे कर देश से गायब होने लगी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। बोले फिलहाल किसी भी हाल में नहीं लागू हो सकता यूसीसी। इस देश में कई धर्म हैं और सभी धर्म के अलग अलग रूल्स हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस देश में कितने धर्म है आप भी जानते हैं, और उन सबके अलग अलग कल्चर है। जैसे क्रिश्चियनों का अलग कल्चर है, मुस्लिमों का अलग कल्चर है, और सिख भाइयों के कुछ अलग रूल्स है, जैन समाज के कुछ अलग रूल्स है। इसीलिए दोस्तों देश में कोई सिविल कोड कभी नहीं लाया। आपको बताते चले अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बवाल मचा हुआ। ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि जो देश के वजीर आजम बार बार यूसीसी की बात करते हैं वो कभी मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं, कभी देश की महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री ने सच में मान लिया कि भजिए तलना भी एक जॉब है, चाय बेचना भी एक जॉब है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने बयान में कहा था कि अगर कोई भजिए बेचकर, चाय का ठेला लगाकर 200 रुपए कमा रहा है तो वो रोजगार ही तो है। मतलब आप समझिए, ये कह सकते हैं कि बेशर्मी की तो यह हद ही थी। इससे पहले भी लोग चाय के ठेले लगा रहे थे, समोसे भजिए बेच रहे थे। तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे सत्ता में? नहीं थे। लेकिन आकर इस तरीके का बयान देना, ये मुझे लगता है दोस्तों कुछ ज्यादा ही फनी हो गया था। क्योंकि आप भी जानते हैं इस बयान का कोई मतलब है नहीं। प्रधानमंत्री भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन इस बयानबाजी से दोस्तों किसी का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब समझ लेना चाहिए कि देश की राजनीति का जो स्तर है दोस्तों वो काफी अलग हो चुका है। और प्रधानमंत्री इस बात से कितना ही मुकर लें कि देश की राजनीति बदल रही है दोस्तों, सब जानते हैं कि बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। इस वक्त एक चीज तो तय है कि अब आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस हैं दोस्तों वो आगे भी आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की